हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन शॉर्ट बताने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ कौन से डिफरेंट आइडिया है जिससे क्वेश्चन बन सकता है प्री और मेंस में, वो बताने की कोशिश करूंगा। ये जो भी एनालिसिस है आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से है और जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, यूपीएससी और डिफरेंट स्टेट पीसीएस का, उसके लिहाज से है। तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। बाकी इसमें कुछ एडमिशन डिटेल्स मेंशन की गई है। अगर आप हमारे एकेडमी से सीधा जुड़ना चाहते हैं थ्रू क्लासरूम, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। बाकी जो भी क्लास की हाईलाइट है वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। हम हर जो आपका सिलेबस का हर पार्ट है उसको काफ़ी बारीकी से समझाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करते हैं पूरा सिलेबस का। इसी के साथ आपको हर जीएस पेपर का और उस जीएस पेपर के अंदर का जो भी आपके डिफरेंट सेक्शंस है, लाइक जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी हो, आपके हिस्ट्री हो, हिस्ट्री के भी डिफरेंट पार्ट है, तो उन सभी चीज़ों का कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल बात कर रहा है स्पेशली रेसिडेंशियल स्कूल्स के बारे में कि किस तरीके से, अभी ध्यान रखिएगा, ये जो आर्टिकल है ये एजुकेशन के लिहाज से, और 2 नंबर आपका जो हमारा जीएस पेपर 4 है, पास्ट के क्वेश्चन पेपर में देखा गया है कि जो आपके चाइल्ड होती है उनके एथिकल फॉर्मेशन में और आपके मॉरल फाउंडेशन में स्कूल किस तरीके से रोल प्ले करता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो इसमें अभी स्पेशली जो रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं, तो रेसिडेंशियल स्कूल कौन से, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, आपके रह के पढ़ते हैं, जैसे जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं या फिर आपके जिसमें रेसिडेंशियल स्कूल की फैसिलिटीज़ होती है। ओके, जैसे विवेकानंद केंद्र विद्यालय हो, ओके, या फिर आपके जवाहर नवोदय विद्यालय हो, उन तरीके के विद्यालयों के बारे में या फिर रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में मेंशन किया गया है कि उन जो आपके ऐसे जो स्कूल्स होते हैं उसमें क्या होती है, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर डिफरेंट तरह की आपकी जो वैल्यूज़ होती है वो डेवलप होती है, जो यूजुअली क्या होती है, जो आपके नॉर्मल स्कूल होती है जिससे बच्चे घर से आना जाना करते हैं, तो उसमें उन बच्चों में आपके वो जो वैल्यूज़ होते हैं रेसिडेंशियल स्कूल में दी जाती है वो नहीं प्राप्त होते हैं। जैसे आपके शेयर्ड डाइनिंग। ओके, तो अभी शेयर्ड डाइनिंग से क्या होता है, आपकी जो कास्ट सिस्टम की जो डिफरेंसेस है या फिर रिलीजियस डिफरेंसेस है, ओके, वो ख़त्म हो जाती है शेयर्ड डाइनिंग से। तो ये क्या किया जाता है, लर्निंग बाय लिविंग हमें मिलता है इन रेसिडेंशियल स्कूल। फिर स्पोर्ट्स होता है, तो उससे क्या होता है, एक जो टीम स्पिरिट है वो बना रहता है, ट्रिक्स हो, फिर आपका कॉमन रूम्स हो। ओके, तो कॉमन रूम जब शेयर करते हैं तो उनसे क्या होता है, एक सोसाइटी में हम फैमिली के अलावा भी जो बाहरी लोग हैं उनके साथ एक अच्छा आपका बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर बेटर सोशलाइजेशन होता है। ओके, देन आपके नॉन रेसिडेंशियल स्कूल, इसी के साथ आपके जो अदर जो क्वालिटीज़ होती है, एम्पैथी हो, सिंपैथी हो, कंपैशन हो, ये सभी चीज़ें भी ज़्यादा डेवलप होती है, क्योंकि हर बच्चे क्या होते हैं, अपने फैमिली से दूर रहते हैं और उसमें आपका ऐसा एक वातावरण रहता है जो यूजुअली बच्चों को नहीं मिलता है। ओके, एक आपकी आज़ादी भी रहती है और एक सोशल इंटेलिजेंस। ओके, जैसे हम पढ़ते हैं ना, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, ये सभी चीज़ें क्या होती है, रेसिडेंशियल स्कूल में ज़्यादा डेवलप होती है कंपेयर टू नॉर्मल स्कूल और नॉन रेसिडेंशियल स्कूल। ओके, और जो मॉडर्नाइजेशन होता है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस मॉडर्नाइजेशन होता है। तो अभी घर में जब रहते हैं तो एनी टाइम मोबाइल फ़ोन में लगे रहना या फिर लैपटॉप में लगे रहना, या फिर ज़्यादा जिद करे तो पेरेंट्स को आखिर में दे ही देना पड़ता है। लेकिन जब रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ते हैं तो वैसे जिद नहीं पूरी की जाती है, एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं, और जो मॉडर्न जो गैजेट्स है, मोबाइल फ़ोन हो, सोशल मीडिया हो, लैपटॉप हो, टैबलेट्स हो, इन सभी चीज़ों से दूर रहते हैं। तो एक क्या है, जो उनका मॉडर्नाइजेशन होता है वो काफ़ी बैलेंस रहता है। ओके, डिफरेंट चीज़ों को लेके वो टेक एनाबल्ड लर्निंग उनको मिलती है। ओके, जैसे कंप्यूटर क्लासेस लेना, लेकिन एनी टाइम आपका बिंज वाचिंग करना, गेमिंग करना, ओके, जो साइकोलॉजिकल, आपके इमोशनल, कॉग्निटिव हेल्थ में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, इन सभी चीज़ों से वो बचे रहते हैं। ओके, और आपका एक डिस्टिंक्ट एजुकेशनल वैल्यू देखा जाता है, और डिजिटल डिटॉक्स इकोसिस्टम एक मिलता है। तो डिजिटल डिटॉक्स कौन सा है, अभी जो मैंने बताया था, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह। ओके, तो इसीलिए क्या होता है, रेसिडेंशियल स्कूल
स्कूल के बच्चे के जो मेंटल हेल्थ होता है उसके ऊपर आपका खासा बुरा असर नहीं पड़ता है। और इंटरपर्सनल जो बॉन्डिंग होती है, पर्सन टू पर्सन जो कांटेक्ट होता है, वो काफ़ी अच्छा उनका डेवलप हो जाता है। ओके, और इसीलिए क्या है, एक अब ब्रॉड आउटकम देखते हैं, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल में क्या होते हैं, डिफरेंट आपके सेक्शंस के, डिफरेंट रीजन के बच्चे जो है वो पढ़ने आते हैं। ओके, और इसीलिए मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो आपके रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़े हैं, तो उनको मैंने देखा है कि उनकी जो आपकी सोशल लर्निंग है, ओके, या फिर सोशल जो इंटेलिजेंस है, इमोशनल जो इंटेलिजेंस है, वो काफ़ी हद तक क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, या फिर जो उनके वैल्यूज़ भी होते हैं काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। ओके, ये तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुतों में ये चीज़ें ऑब्जर्व की है। तो अभी क्या है आपका, इसमें ऐसा तो नहीं है कि रेसिडेंशियल स्कूल एंड नॉन रेसिडेंशियल स्कूल के बीच में कोई डिफरेंस पूछा जाएगा, वैसा कोई चांसेस बहुत कम है। लेकिन ओवरऑल स्कूल के जब एजुकेशन किस तरीके से आपका एथिक्स को डेवलप करती है, ओके, मॉरलिटी को डेवलप करती है, कैसे जो रेसिडेंशियल स्कूल है आपके मॉरल एजेंट है, ओके, उस तरीके का कुछ क्वेश्चन बन सकता है। तभी आपको इन सभी चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, तो ये जो आर्टिकल है मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसमें कुछ और भी चीज़ें हमने मेंशन की है, ध्यान रखिएगा, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ओके, आर्टिकल फिर आपका 21 ए है जो, ओके, जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करता है। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा फ्रॉम प्री पर्सपेक्टिव। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अबाउट डाइवोर्स। ओके, तो ये आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन पे लिखा गया है कि मैरिज इज़ नॉट मेड इन हेवन। तो हमारी जो परंपरा है, ओके, तो अभी आप अगर इंडिया में देखें या फिर आप एशियन सोसाइटी में देखें, तो मैरिज को क्या माना जाता है, आपका एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन माना जाता है कि ये काफ़ी पवित्र है और ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है, ये अगर एक बार जुड़ता है तो ये नहीं टूटता है। तो उसी को क्रिटिसाइज किया है कि मैरिज इज़ नॉट मेड इन हेवन, ये हेवन से नहीं बनता है, एंड डाइवोर्स नीड नॉट बी हेल, और डाइवोर्स हेल की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। ओके, तो इसमें आर्टिकल 21 को जोड़ते हुए चीज़ों को दिखाया गया है कि जो कपल होते हैं उनको क्या करना है। आपके एक तो उनके राइट होता है, ओके, कि वो अपने जो पसंद के कपल है, पसंद के जो आपके पार्टनर है उसको चुन सके। ओके, और इसी के साथ क्या है, वो उनसे शादी कर सके, और इन फ्यूचर कोई दिक्कतें आती है तो वो क्या हो सके, सेपरेट भी हो सके। ओके, तो इसमें ज़्यादा इमोशनल ट्रूमा लेना या फिर आपका मतलब सोसाइटी इसको गलत नज़रिए से देखना, ये आज के मॉडर्न सोसाइटी के लिए सही नहीं है। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें कहा गया है कि ग्रोइंग अपार्ट इज़ रियल, तो जो ग्रोइंग अपार्ट है, रियल है, उसको रियल की तरह देखना चाहिए, नॉट फ्रिवुलस। ओके, और इसी के साथ प्राइवेसी एंड डिग्निटी मैटर, तो एक दूसरे को क्या करना है, अपनी प्राइवेसी और डिग्निटी को बचाए रखना है। तो ये जो अभी आर्टिकल आया है, हाल ही में कुछ साइना नेहवाल जी का डाइवोर्स को लेके कुछ चर्चे में आया था, उसीलिए ये आपकी जो स्टैंड अप कॉमेडियन रही है राधिका जी, उनके द्वारा लिखा गया है। ओके, कि आपके जो प्राइवेसी है, डिग्निटी है, वो मैटर करता है, एक दूसरे को इज्जत करना चाहिए। ओके, और ये आपका पैट्रियार्कल सोशल स्क्रिप्ट है कि कीप अनहैप्पी मैरिज इंटैक्ट, तो जो अनहैप्पी मैरिजेस है जिनको आपकी ज़ोर ज़बरदस्ती मैरिज की गई है, तो भी उस तरीके के मैरिज को टूट जाना, ओके, वो सही है। सोशल प्रेशर में किसी मैरिज में बना नहीं रहना चाहिए, वही चीज़ें इसमें कही गई है। तो ये चीज़ें किसी को अच्छी नहीं भी लग सकती है, लेकिन ये थोड़ी अल्ट्रा मॉडर्न सोच है। ओके, और जो आपके राइट का असर्टिवनेस है आर्टिकल 21, उसके लिहाज से ये सही है। ओके, तो न्यू जो सोशल कंडीशन आज के समय पे बन रही है, वो एनाबल कर रही है काइंडर एग्जिट को, ओके, कि सही तरीके से एग्जिट हो जाए। ओके, और इसमें कहा गया है कि कॉन्शियस अनकपलिंग इज नॉट एस्केपिज्म, तो जो कॉन्शियसली क्या करते हैं, आपके कपलिंग करते हैं या फिर अनकपलिंग करते हैं, इट इज़ नॉट एस्केपिज्म। ओके, तो ये आपका क्या है, किसी को पसंद नहीं है तो वो अलग हो सकता है, कुछ वैसी तरीके की बातें की गई है। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि किसी शादी में कोई फॉल्ट हो तो ही आपके, या फिर कोई वायलेंस हो तो ही आपका डाइवोर्स हो सकता है, ऐसे नॉर्मल भी डाइवोर्स हो सकता है, ऐसा कुछ इसमें लिखा गया है कि नो फॉल्ट डाइवोर्स, जिसको हम म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स भी कहते हैं, जिसके बारे में हिंदू मैरिज एक्ट 13 सेक्शन 13B में, स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 28 में मेंशन किया गया है। और ये लीगल है अगर दोनों कपल रेडी होते हैं, तो अगर रेडी नहीं होते हैं तो उस पर्सपेक्टिव में क्या होगा, आपका जो डाइवोर्स है वो कंटेस्टेड डाइवोर्स होगा। ओके, और उसमें बहुत सारी जो आपकी दिक्कतें हैं वो आ सकती है। बाकी अभी आपके जो राइट का असर्टिवनेस है, ओके, या फिर
आपके जो मैरिज हो या फिर रिलेशन हो उसके ऊपर काफ़ी जजमेंट भी आई है। तो विशाखा जो गाइडलाइन दिया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट, ये आपका था डिग्निटी एट वर्क प्लेस के लिए, ताकि वुमेन को वर्क प्लेस पे सेक्सुअल वायलेंस का सामना ना करना पड़े, और अगर उनको कोई मोलेस्टेशन ऐसी हो तो उनके लिए प्रोटेक्शन दी जा सके। पुट्टास्वामी जजमेंट ने प्राइवेसी के बारे में कहा। फिर सायरा बानू जो थी, जो केस था उसमें ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट किया गया। जोसेफ साइन केस में कहा गया कि एडल्ट्री डिक्रिमिनलाइज है, ओके, ये और फर्दर क्रिमिनलाइज नहीं रहेगा। हदिया केस में ये कहा कि एडल्ट को राइट है कि वो अपने हिसाब से जो पार्टनर है उसको चूज कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है आपको पूछी जा सकती है कि रिसेंट में कौन से डिफरेंट जजमेंट है जो आपके राइट्स को लेके काफ़ी असर्टिव रही है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। इसमें वे फॉरवर्ड भी मेंशन किया गया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें कहा है कि शादी जो है ना वो टूटना सही नहीं है, ओके, एट फर्स्ट प्लेस। तो मेडिएशन पहला ज़रूरी है, लिटिगेशन लास्ट में होना चाहिए। ओके, तो जो भी प्रॉब्लम है उसको बात विचार करके सुलझा लेने की कोशिश की जानी चाहिए। ओके, क्योंकि शादी का ऐसे इजीली टूट जाना भी थोड़ा क्या है सोशल फैब्रिक को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट आर्टिकल लिखा गया है भाई अरविंद पानागरिया जी, ओके, जो आपके चेयरमैन हैं 16 फाइनेंस कमीशन के। तो जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने आपका रिटोरिक दिया था कि इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी, तो उसी के ऊपर इन्होंने उनको काउंटर करते हुए लिखा है कि इंडियाज़ इकोनॉमी इज़ रोबस्ट। ओके, काफ़ी हमारा इकोनॉमी जो है रोबस्ट है और काफ़ी फास्ट पेस से ग्रो कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये जो रिटोरिक है वो क्यों कहा, ओके, उन्होंने इसमें कहीं कुछ किसी जगह में मजाक भी उड़ाया है। ओके, तो इसमें ये रहा, इन डॉलर टर्म्स वी आर ग्रोइंग एट मोर देन 7। I don't know what the definition of dead economy is, maybe डेड बॉडीज डू मूव। ओके, तो अगर क्या बोलते हैं आपका डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कहा कि आपकी डेड इकोनॉमी किसको कहते हैं नहीं पता, अगर हमारी इकोनॉमी डेड है तो डेड क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओके, तो ये आपके व्यंग्यात्मक तरीके से एक आपका रिप्लाई दिया गया है। ओके, डॉलर टर्म्स में देखें तो हम 7% से ग्रो कर रहे हैं, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो वही चीज़ें इसमें कही गई है। अब हमारे देश का जीडीपी देखे, एग्रीकल्चर देखे, कुछ दिन पहले देखा था, मैन्युफैक्चरिंग भी बूस्ट कर रहा है। ओके, इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही है, सर्विसेज सेक्टर में तो बूम ऑलरेडी है ही। ओके, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया की अगर इकोनॉमी को हम देखें तो ये डेड नहीं, ये एक आपकी भागती हुई एक रनिंग इकोनॉमी है। ओके, तो अभी डेड इकोनॉमी है, उसके ऊपर तो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कुछ बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है। ओके, कि हाउ फार इंडियन इकोनॉमी इज रोबस्ट, कमेंट। ओके, और इसका नीड ऑफ द आवर क्या है, उस तरीके का क्वेश्चन मेंस में बन सकता है। बाकी आपके हमारी देश की इकोनॉमी किस तरीके से 1947 से 1980 तक 80 तक जो आपका सोशलिस्टिक टेंडेंसी था बहुत ज़्यादा था, बहुत हाई टैरिफ था, लाइसेंसिंग था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन था, और कैसे 1991 के बाद हमने एलपीजी लिया, उसमें डी लाइसेंसिंग किया, टैरिफ को कट किया, करेंट अकाउंट को कन्वर्टेबल बनाया। ओके, और कैपिटल अकाउंट को हमने पार्शली आपका कन्वर्टेबल बनाया। तो इन सभी चीज़ों की वजह से बाद में आप देख सकते हैं सर्विसेज सेक्टर में बूम आया, ग्रेजुअल कस्टम रैशनलाइजेशन हुआ, एसईजेड का डेवलपमेंट हुआ, और 2010-20 में देखें तो जीएसटी को लाया गया, आईबीसी को लाया गया, ताकि हमारी इकोनॉमी में जो भी आपकी खामियां हैं उसको ठीक की जा सके। ओके, तो इसीलिए हम देश की इकोनॉमी को डेड नहीं कह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्यों कहा है ये उन्हीं को समझ में आएगा, तो इसी में क्रिटिसाइज किया गया है उनको। ओके, नेक्स्ट है स्विंगिंग फोर ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो इसमें 4 कंट्री किसके किसके बारे में बात किया जा रहा है, यूएस, इंडिया, रशिया, चाइना। तो एक आपका स्विंगिंग देखा जा रहा है। तो ये स्विंगिंग में आप इसी लाइन में पूरा चीज को समझ पाएंगे। ट्रम्प टैरिफ आर अ रिमाइंडर दैट यूएस, चाइना, इंडिया, रशिया आर एंगेज इन एन कॉम्प्लिकेटेड डांस। तो ये बिकॉज ऑफ यूएसए का जो बढ़ा हुआ टैरिफ है और जो फाइन लगाने की आपकी सैंक्शन लगाने की बातें कर रहा है यूएसए, उसके वजह से आप एक स्विंगिंग देख सकते हैं इन चारों स्टेट के बीच। तो रशिया इज अ स्विंग स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो अभी रशिया क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है। तो अभी रशिया का जो क्लोजनेस है आप देख सकते हैं, रशिया यूक्रेन वार के बाद चाइना की तरफ जो टिल्ट है काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि चाइना से रशिया को काफ़ी मदद मिल रहा है। ओके, टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में ही हो, ट्रेड में ही हो। ओके, और इंडिया के साथ भी अगर देखें तो रशिया ने अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखा है। तो इसी रशिया का जो स्विंगिंग है इसकी वजह से इंडिया को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम चाइना को ट्रस्ट नहीं करते हैं। चाइना के साथ हमारा क्या है, आपका जो जियो प्रॉब्लम है, जो बॉर्डर इशू है, उसकी वजह से
से हमारा जो झुकाव है वो रशिया की तरफ ज़्यादा है, नॉट टुवर्ड्स चाइना। लेकिन रशिया का झुकाव चाइना की और ज़्यादा होने की वजह से ये इंडिया के लिए एक कंसर्न बना हुआ है। ओके, सो इंडिया इज़ अ स्विंग स्टेट बिटवीन यूएसए एंड चाइना, और इंडिया क्या है, एक स्विंग स्टेट है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। तो अभी यूएसए के साथ हमारा रिश्ता थोड़ा बहुत माइनस होते ही हमारा जो झुकाव है आप देख सकते हैं, या फिर क्लोजनेस देखा गया है विथ चाइना एंड बिटवीन यूएसए एंड रशिया। ओके, और एक आपका यूएसए एंड रशिया के बीच भी हमारा टिल्ट देखा जाता है। तो अभी हम जब रशिया से अच्छा रिलेशन रखते हैं तो यूएसए को वो हजम नहीं होता है, इसीलिए अभी यूएसए ने आपका थ्रेट किया है कि वो आपके काटसा के तहत सैंक्शन लगा देगा अगर हम रशिया के साथ ऑयल जो परचेसिंग है उसको कम ना करें। तो अभी कुछ 20 डेज़ का आपका समय दिया है कि हमें रशिया से ऑयल परचेस करना बंद करना होगा, नहीं तो जो टैरिफ है 25% से 50% हो जाएगा। ओके, तो यूएसए ये कहना चाहता है कि रशिया से जो ऑयल खरीदते हैं हम, उससे जो भी आपके उस ऑयल का इस्तेमाल करके फिनिश प्रोडक्ट बनता है वही प्रोडक्ट फिर यूएसए में एक्सपोर्ट होता है, और यूएसए से जो कमाई होती है वो फिर रशिया के पास जाता है। ओके, और उसी कमाई से रशिया क्या कर रहा है, वार को फंडिंग कर रहा है अगेंस्ट यूक्रेन। तो इसीलिए ये है आपका यूएसए का जो आपका क्या कह सकते हैं रैशनल उन्होंने जो दिया है। ओके, तो रशिया इज़ अ पोटेंशियल स्विंग स्टेट बिटवीन यूएसए एंड चाइना, और रशिया भी एक क्या है, स्विंग स्टेट बना हुआ है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं विथ रशिया, तो रशिया का जो आपका बैलेंस बना रहता है, और अगर रशिया को थोड़ा सा भी आपका प्रेशर आता है बाय यूएसए, तो रशिया क्या करता है, चाइना की ओर एक झुकाव ले लेता है। तो ये एक स्विंगिंग आप देख सकते हैं। ओके, और ये आप ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये आपका यूजुअल है, नॉर्मल है, क्योंकि सभी देश क्या करते हैं, अपने इंटरनेशनल को जो अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं जो लिंक की जा सकती है उसको इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है $1 ट्रिलियन टेक मोमेंटम। तो इसमें कहा गया है कि अभी हम अगर आपका विकसित भारत बनना चाहते हैं बाय 2047, और अगर अभी शॉर्ट टर्म में हमें 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है बाय 2030, तो हमें किस में ध्यान देना होगा, टेक्नोलॉजी में ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, ताकि हम क्या कर सके, टेक्नोलॉजी में, डीप टेक रिसर्च में हम आगे बढ़ सके। एआई हो, रोबोटिक हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो उसमें हमें क्या करना होगा, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। फिर हमारा जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आगे ले जाना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, ताकि हम क्या कर सके, आपका बाई 2032 हम $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सके। तो इसमें बाकी हिस्टोरिकल इवोल्यूशन दिखाया है कि किस तरीके से आपका एलपीजी रिफॉर्म लेने के बाद आईटी सर्विसेज सेक्टर में बूम देखा गया। इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, इन्होंने आपका क्या किया, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट को एंश्योर किया। फिर 2000 के बाद जो बीपीओ है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स है, वो देखी गई। ओके, फिर 2010 के बाद जो डिजिटल पब्लिक गुड है, लाइक आधार हो, यूपीआई हो, जनधन योजना हो, इन सभी चीज़ों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को एंश्योर किया। 2020 के बाद अब जो जीसीसीज है वो देश के अंदर डेवलप होती नज़र आ रही है। तो अभी नीड ऑफ द आवर क्या है कि हम अपने जो डिजिटल लिटरेसी है उसको बढ़ाएं, इन्वेस्ट करें इन R&D, ओके, स्केल अप करें जीसीसी पॉलिसी को। ओके, तो इन सभी चीज़ों को फिर हमें एनहांस करना होगा अपना जो साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है। फिर प्राइवेट और पब्लिक एकेडमिया पार्टनरशिप करना ज़रूरी रहेगा, और गवर्नेंस में एथिकल गवर्नेंस को डेवलप करना ज़रूरी रहेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ग्लोबल फ्री मार्केट इज अ मिथ। तो अभी इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लोबल फ्री मार्केट इज अ मिथ, कमेंट। ओके, तो क्यों ग्लोबल फ्री मार्केट को एक मिथ बताया जा रहा है कि इतने दिनों तक जो ग्लोबल फ्री मार्केट चला है, ओके, ये हमेशा से ही क्या है, जो डेवलप नेशन है उनके इशारों पे ही चला है। अभी 1991 में आप ध्यान दीजिएगा कि इंडिया ने क्या किया था, एलपीजी लिया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, हमारे इकोनॉमी को ग्लोब के साथ अलाइन करना, अपनी मार्केट को ओपन करना, ओके, फॉरेन कैपिटल। तो ये सभी चीज़ें हुई क्यों थी, बिकॉज ऑफ डेवलप नेशंस जो कंडीशन था, क्योंकि हमने बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस किया था 1991 से पहले। तो उसी बीओपी क्राइसिस में आईएमएफ ने हमें मदद करने के लिए कंडीशन रखा कि हम अपने इकोनॉमी को ओपन करें, नहीं तो वो हमें मदद नहीं करेंगे। ओके, तो इसीलिए देखा जाता है कि बाकी जो भी नेशंस है आपकी डेवलपिंग, अंडर डेवलप नेशन, वो जो भी आपकी ग्लोबल फ्री मार्केट इकोनॉमी से जुड़ी है वो ज़बरदस्ती जुड़ी गई है। ओके, और आज के समय पे भी आप देख सकते हैं कि यूएसए किस तरीके से आपके जो इंडिया जो टैरिफ है
ओके, उसको वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। तो ये सभी चीज़ें क्या है, सही नहीं है। अगर देखें तो ग्लोबल फ्री मार्केट जो है वो डेमोक्रेटिक वे से नहीं डेवलप हुआ है। डेवलप नेशंस क्या कर रही है, अपने कंडीशन से डेवलपिंग नेशंस को प्रेशराइज करती है, उनके देश में चाहे नुकसान ही हो लेकिन मार्केट का एक्सेस मिले डेवलप नेशंस को। ओके, तो इसीलिए इसमें जो फ्री मार्केट है, ग्लोबल फ्री मार्केट, उसको क्रिटिसाइज किया गया है। और किस तरीके से ये अनडेमोक्रेटिक है, डेवलप नेशंस के कंडीशंस के हिसाब से ही फ्री मार्केट डेवलप हो रहा है, जो क्या करता है, आपके अमीर नेशंस को अमीर बनाता है और गरीब नेशंस को और गरीब करता है और एक्सप्लॉयटेशन करता है। तो इसमें जो न्यू कॉलोनियलिज्म का आइडिया है कि पहले तो सीधा आ जाते थे डेवलप नेशंस अंडर डेवलप नेशन में आपके लूटपाट करने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, ओके, पॉलिटिकल प्रेशर, हेजिमोनी बनाने के लिए। लेकिन आज के समय क्या करते हैं, वो इकोनॉमी के जरिए न्यू कॉलोनियलिज्म फैला रहे हैं, अपने देश से बैठ के ही वेपन चला रहे हैं। ओके, ट्रेड का वेपन। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। लास्ट आर्टिकल है रेन, लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड एंड अनसर्टेन मिक्स। तो अभी ध्यान रखिएगा, जब रेन होता है तो उससे हम अगर थोड़ा भी ज़्यादा रेन हुआ तो फ्लैश फ्लड हो जाता है। फ्लैश फ्लड होते ही क्या होता है, आपके आज के समय पे डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा है, तो मिट्टी क्या करती है, पानी को होल्ड नहीं कर पाती है और जो मिट्टी है वो धंसने लगती है, तो लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम होने लगता है। तो अभी इससे क्या हो रहा है, जो प्रॉब्लम है वो आपकी एक अनसर्टेन मिक्सिंग देखी गई है, जिससे क्या हो रहा है, डिजास्टर्स को टेकल करने में काफ़ी दिक्कतें झेलना पड़ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, हमारे गवर्नेंस सिस्टम को। तो इसके लिए क्या है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है उसमें बेटर प्लानिंग करके हमें चीज़ों को मिटिगेट करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हम लोकल पॉपुलेशन को, जो शहर है, उनको तबाह होने से, बर्बाद होने से बचा सके और जो लाइव है, प्रॉपर्टी है, उनको प्रोटेक्शन दे सके। तो इसमें क्लाउड बर्स्ट जैसे फेनोमेना, ओके, रेन, लैंडस्लाइड, ओके, फ्लैश फ्लड, इन सभी चीज़ों से किस तरीके से डिजास्टर हाल ही में उत्तराखंड में देखा गया। फिर कुछ समय पहले हमने GLOF की वजह से सिक्किम में जो फ्लड आया था उसके बारे में देखा था। तो ये सभी चीज़ें, ये रहा GLOF, ओके, ये क्लाउड बस्ट, फिर फ्लैश फ्लड, तो इनकी वजह से कितने आपके जो डैमेजेस हो रहे हैं उसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं, किस तरीके से जो डेवलपमेंट है उसको सस्टेनेबल कर सकते हैं, उसके ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। तो ये सभी चीज़ें एग्जाम में क्वेश्चन में बनती रहती है, क्योंकि जो चीज़ें घट रही है देश में, आप ऑफिसर हैं, आप इन फ्यूचर ऑफिसर बनने वाले हैं, पोटेंशियलिटी है आपके अंदर, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि देश में क्या घट रहा है, जो घट रहा है वही एग्जाम में पूछा जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।